ठीक है, स्वागत है आप सबका। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख अस्तित्ववादी विचार। प्रमुख अस्तित्ववादी विचार, अस्तित्ववादी दर्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हमने ये जाना था कि अस्तित्ववादी जो विचारधारा है वो सार तत्व से पहले, अंतिम तत्व से पहले इस सृष्टि के उस अस्तित्व के बारे में प्रश्न करती है जो अस्तित्व मानव का है और जो मानव का अस्तित्व उस सार तत्व की खोज में लगा हुआ है, उसके बारे में बात करती है। मानवीय गरिमा की स्थापना करता है ये दर्शन और मानव के अस्तित्व को, उसकी भावनाओं को, उसकी आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण स्थान भी प्रदान करता है। सोरेन किर्केगार्ड अस्तित्ववाद के प्रथम विचारक माने जाते हैं, जो डेनिश विचारक हैं। उन्होंने हीगल के विचारों का विरोध किया और मनुष्य की आंतरिकता के सत्य को पुनर्स्थापित किया कि मनुष्य की जो आंतरिकता है वही उसका सत्य है और वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है मानव के जीवन में। अब सोरेन किर्केगार्ड के अलावा और कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने अस्तित्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 4-5 मुख्य लोगों के बारे में, हालांकि बहुत लोग हैं पर सबको लेना तो संभव नहीं है, सबके बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। चलिए आज का अपना टॉपिक। और पहले जिस विचारक के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे का जो जीवन काल रहा है ये 1844 से 1900, ये इनका जीवन काल रहा। फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी के दार्शनिक, जर्मनी, ठीक है, जर्मन दार्शनिक हैं। और फ्रेडरिक नीत्शे के विचारों को अगर हम जानें और पढ़ें तो बड़े क्रांतिकारी हैं। वहाँ के युवाओं में जो राष्ट्र प्रेम की भावना, जो देश प्रेम की भावना पैदा हुई, उसमें फ्रेडरिक नीत्शे का बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेडरिक नीत्शे मानव के अस्तित्व पर, मानव की गरिमा पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस दौर में फ्रेडरिक नीत्शे पैदा हुए उस दौर में जर्मनी की हालत बड़ी खराब थी। वहाँ के लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्नति के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे और देश के बारे में कुछ नहीं सोचते थे। तो वो फ्रेडरिक नीत्शे ही था कि वो व्यक्तिगत हितों की साधने में लोग लगे हुए हैं उनको, और ऐसे लोग जो धर्म कर्म के बहुत ज़्यादा मतलब गुलाम हो गए हैं एक तरीके से। जो कुछ करेगा ईश्वर ही करेगा, हम तो कुछ करेंगे नहीं, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं मिलता है। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर प्रचलित थी बहुत ज़्यादा युवाओं में। और युवा जो वहाँ के थे वो बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो निस्तेज हो चुके थे कि भाई अब हम कर ही क्या सकते हैं, हालात ही इतने ख़राब हैं, इसको तो बस ऐसे चलने देना ही है, बस चलते रहने दीजिए। तो नीत्शे ऐसे समय में घोषणा करते हैं कि मैंने ईश्वर की हत्या कर दी है, मैंने ईश्वर को मार डाला। और इस तरीके की कोई शायद उन्होंने एक घटना भी करी थी किसी चौराहे पर जहाँ पर विश्वविद्यालय से छात्र गुजरते थे, तो उन्होंने ईश्वर का पुतला बनाया वहाँ पर और उस पुतले को डंडे से मारने लगे और कहा कि मैंने ईश्वर को मार दिया है, अब इस देश का निर्माण कौन करेगा। तो वहाँ के युवाओं का उन्होंने आह्वान किया कि आप खड़े होइए और इस देश के निर्माण में लग जाइए सब के सब। तो वो कहते हैं कि वो युवा इतने प्रभावित हुए नीत्शे से और उन्होंने कहा कि देश का निर्माण हम करेंगे। तो इस तरीके के विचारक हैं फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे का कहना है कि मानव व्यक्तित्व ही यथार्थ का आधार है। मानव व्यक्तित्व यथार्थ का आधार है। जो कुछ भी है इस जगत में, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, उस सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानी व्यक्तित्व है। और आदमी अपने जीवन में संघर्ष करके ही, व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके ही, संघर्ष से व्यक्ति
मानव से अतिमानव बनने की ओर अग्रसर होता है। सुपरमैन बन जाता है आदमी, वो काम कर सकता है जो कामों के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, उन्हीं की तरफ अग्रसर होता है। नीचे कहता है कि धर्म और ईश्वर मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। धर्म तथा ईश्वर मनुष्य को कमजोर बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा उन पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो देखा मानवीय गरिमा की स्थापना किस प्रकार से नीचे करते हैं, संघर्ष के लिए आह्वान करते हैं। मानवीय व्यक्तित्व, मानवीय अस्तित्व, मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए नीचे ने बहुत वकालत की, जोर लगाया। ठीक है, तो ये रहे सब नीचे। अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नीचे के बाद में हम बात करते हैं दूसरे विचारक की नीचे के बाद, और वो है कार्ल जस्पर्स। कार्ल जस्पर्स, इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही इंट्रोडक्शन दे सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा लंबा डिटेल तो नहीं दे रहे इनकी, क्योंकि हम अस्तित्ववाद की बात कर रहे हैं, ना कि विचारों की। थियोडोर जस्पर्स इनका नाम है। जर्मन ही थे ये भी, पर बाद में स्विस और जर्मन दोनों इनके पास नेशनलिटी हैं। 1883 से 1969 ये इनका जीवन काल है। जर्मन स्विस इनकी नेशनलिटी है, स्विट्जरलैंड और जर्मन वाली। ठीक है, और इनका कहना क्या है सबसे प्रमुख, इन्होंने मनुष्य की आत्म चेतना पर बहुत बल दिया है। आत्म चेतना, ये कहते हैं कि मानव को अपने प्रति सबसे पहले जागरूक होना चाहिए। जिस व्यक्ति में आत्म चेतना नहीं है वो कभी अपने आप को नहीं जान सकता। जिसमें आत्म चेतना है, आत्म चेतना के द्वारा व्यक्ति स्वयं को जान सकता है। आत्म चेतना सबसे महत्वपूर्ण है और उसी के द्वारा व्यक्ति स्वयं को जान सकता है। और क्या कहते हैं ये कि मनुष्य में पोटेंशियल फ्रीडम ऑफ नॉलेज, पोटेंशियलिटी है, स्वतंत्रता की बात, स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा बल देता है। ठीक है, पोटेंशियल फ्रीडम ऑफ नॉलेज की ये बात करते हैं। पोटेंशियल फ्रीडम ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, पोटेंशियल फ्रीडम ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान के प्रति स्वतंत्रता ये पूर्व सिद्ध है, मनुष्य में पहले से ही मौजूद है। ये स्वतंत्रता का गुण उसमें पहले से ही मौजूद है। ज्ञान प्राप्ति के लिए कितना वो आगे बढ़ेगा, ऐसी पोटेंशियल उसमें पहले से ही मौजूद है। ठीक है, और क्या है साहब, अब यहाँ पर दो तत्व हो जाते हैं। देखिए, एक तरफ तो व्यक्ति का स्वयं होता है और एक तरफ होता है संसार। अगर आत्म चेतना बहुत ज्यादा स्व पर बल देगी तो संसार से व्यक्ति कट जाएगा, जस्पर्स कहते हैं, और अगर संसार पर बहुत फोकस करेगा तो स्व से कट जाएगा। जस्पर्स की बात को समझने का प्रयास करिए। जस्पर्स क्या कहना है कि हमारी चेतना किस तरफ जाएगी, क्योंकि भौतिकवादी और विज्ञान ने हमारी चेतना को संसार की तरफ कर दिया है, इसीलिए हम स्व से कट गए हैं। आवश्यकता किस बात की है, इन दोनों के बीच, जस्पर्स स्व और संसार, स्व और संसार के बीच संपर्क संचार, यानी कि जो आत्मचेतना है, आत्मचेतना वो एक बैलेंस बना के रखे, स्व के प्रति भी और संसार के प्रति भी, दोनों में संतुलन स्थापित रखे, तभी मनुष्य के जीवन का सही डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो सकता है। ये बात है जस्पर्स की। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम मार्टिन हेडेगर। मार्टिन हेडेगर काफी महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं अस्तित्ववाद के, मार्टिन हेडेगर। इनके बारे में बात करें, मार्टिन हेडेगर भी जर्मन
ही फिलोसोफर है मार्टिन हेडेगर। 1889 से 1976 इनका जीवन काल है, जर्मन है ये भी। ठीक, क्या क्या विचार है मार्टिन हेडेगर के, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। और इनका कहना है कि बीइंग, होना, बीइंग या होना ही अस्तित्व का आधार है, अस्तित्व का आधार है बीइंग। ठीक है, अस्तित्व का आधार है। और ये कहते हैं कि दर्शन की जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो तात्विक अस्तित्व से संबंधित हैं, तत्वों के अस्तित्व के बारे में ढूंढने का हम प्रयास करते हैं, जो मानव व्यक्तित्व से प्रकट होता है। इसलिए तात्विक अस्तित्व से पहले मानवीय अस्तित्व या मानवीय होने के रूप में हमें जानना चाहिए। एक इंसान के रूप में हम क्या हैं, इस बात को जानने की कोशिश इंसान का सबसे प्राइमरी गुण है। ठीक है, सबसे पहले जानना चाहिए उसको। अब मार्टिन हेडेगर के बाद बात होगी गैब्रियल मर्सेल। गैब्रियल मर्सेल, इनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। गैब्रियल मर्सेल, द मिस्ट्री ऑफ बीइंग, द मिस्ट्री ऑफ बीइंग, ये पुस्तक है इनकी, मर्सेल की, द मिस्ट्री ऑफ बीइंग। 1889 से 1976 इनका जीवन काल है। सॉरी 76 नहीं, 76 नहीं है, 73 73 इनका जीवन काल है। और ये फ्रांस के दार्शनिक हैं, फ्रांस। ठीक है, क्या कहते हैं मर्सेल? मर्सेल जो है वो थोड़े से उदारवादी अस्तित्ववादी हैं। इनका पूरा जो अस्तित्ववाद है वो ईसाई धर्म की उदारवादी व्याख्या पर आधारित है। मतलब ईसाई धर्म में अस्तित्व को लेकर जो चीजें कही वो उन्होंने ज्यादा प्रमोट करी है। ठीक है, एक बात तो ये समझ लीजिए। और उन्होंने धर्म को भी स्थान दिया है, ईश्वरवादी विचारक हैं मर्सेल। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि भाई विज्ञान के कारण मानव ने अपने अस्तित्व को खो दिया है और धर्म के कारण मानव अपने अस्तित्व को वापस पा सकता है। विज्ञान के कारण अस्तित्व खो गया है तथा धर्म से वापस पा सकते हैं, धर्म से वापस पा सकते हैं, ये कहा मर्सेल। अब एक विचारक के बारे में थोड़ी सी और बात कर ली जाए, और वो भी बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हैं, बहुत बड़े कवि हैं, और वो हैं ज्यापाल सार्त्र। ज्यापाल सार्त्र, सार्त्र अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं। ठीक है, 1905 से 1980 इनका जीवन काल है। ये इनका जीवन काल है 1905 से 1980। और ये फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रांस, ज्यापाल सार्त्र। सार्त्र ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, इसमें बीइंग एंड नथिंगनेस काफी महत्वपूर्ण है। बीइंग एंड नथिंगनेस, बीइंग एंड नथिंगनेस, एक तो ये पुस्तक है इनकी। और एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ए ह्यूमनिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ए ह्यूमनिज्म, ये भी पुस्तक है। अब बस सर अभी 2 मिनट में आ रहा हूं सर। जी जी,
एक्जिस्टेंशियलिज्म एज ए ह्यूमनिज्म, इंग्लिश में ही लिख देता हूं, एज ए ह्यूमनिज्म, एक ये पुस्तक है, एक बीइंग एंड नथिंगनेस वाली पुस्तक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये अनीश्वरवादी विचारक है। दो विचारकों के नाम थोड़े से ध्यान रखने हैं। कई बार सवाल ये आ जाता है कि निम्न में से कौन से अस्तित्ववादी विचारक ईश्वरवादी हैं, कौन से अनीश्वरवादी हैं। तो आप नीत्शे और सार्त्र का नाम याद रख लीजिए और इनके साथ अनीश्वरवाद आप याद रखें। बाकी सब ईश्वरवादी ईश्वर को मानते हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो साहब इनका नारा था अस्तित्व सार से पहले, अस्तित्व सार से पहले। मानवीय अस्तित्व जो इस जगत का सारांश है, जो सार है, जो मूल तत्व है, उससे पहले आता है, उससे पहले की बात होनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है। और सार्त्र मानव की स्वतंत्रता, उसकी प्रतिबद्धता और कर्मशीलता, तीन मूल्यों पर बहुत बल देते हैं। स्वतंत्रता, कर्तव्यशीलता और स्वतंत्रता, कर्तव्यशीलता और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, इन पर बहुत जोर देते हैं सार्त्र। एक और बात सार्त्र के साथ जुड़ी हुई है, बहुत प्रसिद्ध, कि 1964 में सार्त्र को नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार, पर सार्त्र ने उसे लेने से मना कर दिया है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। पर बाद में फिर इनको दिया गया खुशामद करके, रिक्वेस्ट की गई साहब ले लीजिए, फिर ले लिया था बाद में। तो इससे उनकी प्रसिद्धि और बहुत ज्यादा, अंग्रेजी साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये है सब कुछ दार्शनिक जिन्होंने अस्तित्ववादी विचारधारा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके अलावा कुछ और विचारक भी हैं, इनके नाम मैं लिख देता हूं, हालांकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अल्बर्ट कामू, एक ये विचारक हैं, अल्बर्ट कामू अस्तित्ववाद के, ठीक है। एक है वेन क्लेव मॉरिस, वेन क्लेव मॉरिस, ठीक। इनकी परिभाषा के बारे में भी बात करेंगे जब शिक्षा की जब आएगी। वॉन क्लेव, मार्टिन व्यूवर, मार्टिन व्यूवर एक ये भी हैं। और कौन कौन से हैं? जॉर्ज नेलर, जॉर्ज नेलर एक ये भी हैं। और ये प्रमुख अस्तित्ववादी विचारक माने जाते हैं जिनका भी योगदान रहा है नीत्शे, जस्पर्स, हेडेगर, मर्सेल और सार्त्र और किर्केगार्ड के अलावा। तो इस तरीके से ये विचारधारा विकसित हुई। कुल मिलाकर 19वीं सदी में ही ज़्यादा ये प्रभाव में आई और कुल मिला के प्रश्न तो खड़ा करती है मानव के सामने कि आखिर इस भौतिकवादी युग में कितना हम दौड़ते रहेंगे। कभी तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी सोचना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। मैं क्या हूँ, ये सबसे पहला प्रश्न मानव के सामने रहता है, ठीक है। अब इसके अलावा अब हम सीधे इसके दार्शनिक पक्ष पर आ जाएंगे कि इसकी जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है उसमें मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी और जो इसकी एपिस्टेमोलॉजी है वो क्या है। थोड़ा सा और कर लेते हैं। अस्तित्ववाद का दार्शनिक पक्ष। तो इतने डिस्कशन के बाद ये तो समझ में आया होगा कि किसी भी मूल तत्व की ये बात नहीं करेंगे तो मेटाफिजिक्स अपने आप में खत्म हो जाती है, ठीक है। अब 3 हिस्सों में इसको बांट लेते हैं। मेटाफिजिक्स क्या है, इसकी तत्व मीमांसा क्या है, उसके अलावा एपिस्टेमोलॉजी क्या है और उसके बाद एक्सियोलॉजी क्या है। थोड़ी थोड़ी चर्चा इन पर भी हम कर लें, फिर इसके मूल सिद्धांतों के बारे में भी बात करेंगे। तो साहब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। तो ईश्वरवादी जो हैं वो तो यही कहेंगे कि इस जगत की रचना ईश्वर ने की है,
ठीक है, हेडेगर, मर्सेल, किर्केगार्ड हैं, वो तो ईश्वर की कहेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनीश्वरवादी हैं, वो ये कहेंगे कि ये जगत बस एक संयोग है, बस ये चल रहा है। ठीक है, हम तत्व मीमांसा की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी तत्व की खोजने की बात कर रहे हैं। पहले इंसान अपने आप को खोज ले, तत्व की बात बाद में हो जाएगी। नींद से और शास्त्र ये बात कहेंगे। ठीक है, तो तत्व मीमांसा में कई बार ये मृत्यु को भी रख देते हैं कि ये मूल तत्व है, चिंता को भी रख देते हैं कि ये जीवन के लिए आगे डायरेक्शन बढ़ाती है। संघर्ष काफी महत्वपूर्ण चीज है। तो जीवन में अस्तित्व के साथ मानवीय अस्तित्व, मानवीय अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई चीजों को इन्होंने तत्व मीमांसा में शामिल किया है। कुछ लोग ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी बस दो कैटेगरी में बांट के, ज्यादातर किताबों में इसी तरीके से लिखा हुआ है कि यही है। तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं जब तत्व की, तो फिर इसकी तत्व मीमांसा होगी क्या? इसीलिए हम इस पर ना तो किसी विचारक ने बात की है, ये इंसान की बात करते हैं कि भाई मानव की बात करो। मानव कोई तत्व नहीं है, मानव की अंतरतम दशा ही सत्य है। ठीक है, तो मानवीय अस्तित्व या अंतरतम दशा, चाहे वो उसकी भावनाएं हो, चाहे वो उसकी चिंता हो, चाहे वो उसके भय हो, चाहे वो उसका संघर्ष हो, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसी को तत्व मीमांसा में शामिल कर लिया। तो एक तो बात ये हो गई। अब ज्ञान मीमांसा की जरा बात करें। ज्ञान मीमांसा में हेडेगर की जरा बात को अगर हम याद करें, हेडेगर, तो वो ये कहते हैं कि सत्ता चेतना में है, यानी कि जो कुछ है वो हमारी चेतना है, जो कुछ है वो हमारी चेतना है, और चेतना के द्वारा ही, जागृत अवस्था के द्वारा ही, संवेदनशीलता के द्वारा ही हम जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ये चेतना से प्राप्त ज्ञान ही एकमात्र सत्ता है, चैतन्य ज्ञान। चैतन्य ज्ञान ही सत्ता है। ठीक, एक बात ये हो गई, निकलकर सामने आई इसकी। और क्या कहते हैं ये? है? और ये कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नॉलेज के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि आत्मनिष्ठ ज्ञान की बात करिए। आत्मनिष्ठ ज्ञान, आत्मनिष्ठ ज्ञान पर ये फोकस करते हैं कि जैसा मुझे फील हो रहा है मैं उसको उस तरीके से ज्ञान मानूंगा, और बहुत ज्यादा आगे पीछे की बात नहीं कर रहे, तो यूनिवर्सलिटी की बात नहीं करते ये लोग। ठीक है, तो ये हो गया सब। चलिए, चेतना को मानते हैं आधार। अब आइए इसकी एक्सियोलॉजी यानी कि आचार मीमांसा। आचार मीमांसा, क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए जीवन में। ठीक है, तो एक चीज पर ये बड़ा फोकस करते हैं, और वो है ऑथेंटिक लाइफ। ऑथेंटिक लाइफ, प्रामाणिक जीवन ही मानव का चरम लक्ष्य है, उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और प्रामाणिक लक्ष्यों को कार्य तो ऐसे करें, प्रामाणिक जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मानव अपने व्यक्तित्व की, अपनी गरिमा की जब तक रक्षा नहीं करेगा, तब तक वो प्रामाणिक ऑथेंटिक लाइफ को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, अब थोड़ा सात्र को देखें। सात्र ने भी थोड़े से विचार व्यक्त किए हैं एक्सियोलॉजी को लेकर के। सात्र ये कहते हैं कि मनुष्य काल्पनिक आदर्शों के लिए अपना जीवन कुर्बान नहीं कर सकता है, वरन आवश्यकता इस बात की है कि वो स्वयं को जाने। तो आदमी के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और करने वाली चीज अगर कोई है तो क्या है कि वो स्वयं को जाने, स्व को जान ले, अपने आप को जानने का प्रयास करे, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जसपर्स ने भी संपर्क संचार कहा है। संपर्क संचार कि भाई ठीक है, बाहर अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर बाहर को भी थोड़ा संतुलन बनाए रखिए। इनर और आउटर वर्ल्ड में संतुलन बना के रखना बहुत जरूरी है। और हेडेगर ने एक और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट दिया है जिसे कहते हैं टुगेदर नेस, टुगेदरनेस। ठीक है, अपने साथ,
टुगेदरनेस, ठीक है। नीड से कहते हैं मानव को अतिमानव बनने का प्रयास करना चाहिए, अतिमानव, है ना। सुपरमैन का कंसेप्ट दिया नीत्शे ने कि इंसानी जीवन का लक्ष्य क्या है, सुपरमैन बनना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके दार्शनिक पक्ष के बारे में हमने बात की। अब कुछ मूल सिद्धांत इसके, मूल सिद्धांत अस्तित्ववाद के, उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बस 5-6 हैं, शॉर्ट में ही मैं बता देता हूं, ठीक है। पहला है अस्तित्व सार का पूर्वगामी है, यानी कि अस्तित्व पहले आना चाहिए और सार तत्व बाद में आना चाहिए, ठीक है। अस्तित्व सार का, या अगर तत्व शब्द हम लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, अस्तित्व तत्व का, तत्व आते ही थोड़ा सा भौतिकवादी फीलिंग आ जाती है ना, सार तो मानव में भी हो सकता है। अस्तित्व तत्व का पूर्वगामी है पहला, ठीक है। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि अस्तित्व अवस्तुता या नास्ति, अवस्तुता और नास्ति के बीच रहता है। अस्तित्व क्या है, जो होने और न होने के बीच की स्थिति है, उसे ही अस्तित्व कहते हैं। और तीसरा, चिंता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मानव जीवन में चिंता है, चिंता किस बात की है वो बात भी हम आगे करेंगे, चिंता के पीछे की वजह क्या है वो भी मैं आपसे बात करूंगा कि चिंता आखिर होती क्यों है इंसान को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संकट का दर्शन है, संकट का दर्शन, क्योंकि मानव अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है विज्ञान में दब के, और इसमें मानव का स्थान महत्वपूर्ण है, इसमें मानव का स्थान महत्वपूर्ण है, ठीक। और क्या है, आत्मनिष्ठ अनुभव प्रमुख है, आत्मनिष्ठ अनुभव प्रमुख है, ठीक। और क्या है साहब इसके साथ, मैं की भावना पर यह बल देता है, मैं की भावना पर बल, ठीक है, ये देता है। और एक बात कर लेते हैं, बस आखिरी बात इसकी, कि विज्ञान का विरोध करता है, विज्ञान का विरोध, ठीक है। तो ये आज के क्लास में ये परिचय था अस्तित्ववाद का, और अब इसका तकनीकी पक्ष हम खत्म कर चुके हैं, इसके दार्शनिक बातों के बारे में बात हो चुकी है। तो अब जो सीधे सीधे हम आएंगे वो आएंगे इसके शैक्षिक पक्ष पर, और शैक्षिक पक्ष पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।